कल की रोशनी आज बचाएं। जागरण की इस मुहिम में हम लगातार अर्थ आवर से और अर्थ डे तक आपको बहुत सारी रिसर्च, दुनिया भर में हो रहे अध्ययन, जो जो कहते हैं खतरे के निशान, उनके बारे में बता रहे हैं, उन हीरोज से मिलवा रहे हैं जिन्होंने प्रकृति के लिए काम किया। आज मैं इसे अपना सौभाग्य मानूंगा, मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठा हूं, कम से कम मैं ये कह सकता हूं कि मेरी उम्र के जितने भी बच्चे रहे और बच्चे से बड़े हुए हैं, उन्होंने प्रकृति के बारे में बहुत कुछ जाना। तो उसके पीछे एक शख्स का नाम आता है, वो है माइक पांडे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है जागरण में आपका। थैंक यू। मेरे साथ मेरे साथी अनुराग मिश्र भी मौजूद हैं। अनुराग जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। शुक्रिया। सर, शुरुआत अर्थ डे, क्योंकि बिल्कुल हम हर साल मनाते हैं, कोशिश पूरी दुनिया की होती है कि लोगों को चेताया जाए, बताया जाए कि ये प्रकृति, ये कुदरत कितनी खूबसूरत, कितना उपहार कुदरत के रूप में हमें मिला है, लेकिन इंसान क्या कर रहा है। ये दिन उसके लिए कोई ये मतलब वैसा त्योहार नहीं है कि हाँ भाई दिए जलाएं, लेकिन एक मन में वो वाली चीज कि आप नॉक नॉक हो, इस धरती को देखें, हम आने वाली पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं। मैं उसी से अपना सवाल शुरू करूंगा। आज हम इंसानों ने इस धरती को क्या बना दिया है? दुख की बात यह है कि इस वक्त पृथ्वी संकट में है और ऐसे संकट में कभी नहीं थी। अगर आप वो क्लाइमेट चेंज ले लें, ग्लोबल वार्मिंग ले लें, पेस्टिसाइड में जो प्रदूषण हो रहा कर रहे हैं हमारे खेतों में, भोजन में, पानी प्रदूषित हो गए, नदियाँ प्रदूषित हो गई हैं, और इस वक्त सबसे घातक वस्तु जो प्रवेश कर रही है और कर चुकी है हमारे घरों में, हमारे उन बच्चों में भी जिनका भी जन्म भी नहीं हुआ, वो है प्लास्टिक। और ये माना जाता है, वैज्ञानिकों का ये मानना है कि कई लाख प्लास्टिक के कण आप रोज खाते हैं, पानी में या हवा से भी आपके बदन में, शरीर में पहुंचते हैं, और ये अब दिमाग में भी पहुंच चुका है, लिवर में भी, फेफड़ों में भी पहुंच गया और प्रभावित कर रहा है हमको, हमारे जीवन को, हमारी जिंदगी को। और इससे अनेकों बीमारियां पैदा होती हैं। 4000 से ज़्यादा कैंसर पैदा होते हैं प्लास्टिक के इस दुरुपयोग से। प्लास्टिक एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जिस प्रकार हम उसका प्रयोग करते हैं वो खतरनाक है। और अब इतना प्रयोग बढ़ गया है कि अब वो हानिकारक हो गया है। और अगर अब हमें ज्ञान हो गया है कि वो हानिकारक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक संभालना और इस आपदा को हमारे भीतर, हमारे घरों को उजाड़ने में जो काम ये काम कर रहे हैं, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। सर, आपने प्लास्टिक की बात की। अगर मैं अभी ये देखूं कि हम प्लास्टिक पे लगातार उसके खतरों से बुद्धिजीवी चिंता, साइंटिस्ट चिंता जता चुके हैं। हम देखें, अभी फेरिस देखें तो 100 से ज्यादा शहर निकल आएंगे हम हिंदुस्तान में जहां प्लास्टिक बैन है, लेकिन कागजों में। हम मार्केट में जाएं तो बल्कि वो प्लास्टिक भी जो सीधे सीधे नुकसान करता है, रंग बिरंगा प्लास्टिक, थैलियां, रोज वो मौत हम घर लेकर आ रहे हैं। इसका विकल्प तो अगर देखा जाए तो बहुत ही साधारण है। अगर एक चीज़ घातक है और आप जीवों को, हर एक जीवों को, हम मनुष्य ही नहीं, वन्य जीवों को, मछलियों को, सबको प्रभावित कर रही है, तो इसको बैन कर दीजिए, इसका प्रोडक्शन बैन कर दीजिए। लेकिन जो ये हम लोग बहुत ही सीरियसली अगर सोचा जाए तो सेल्फिश लोग हैं और अपना ही स्वार्थ समझते हैं। अपने स्वार्थ में फैक्ट्रियाँ बंद नहीं होंगी, क्योंकि उससे टैक्सेस आते हैं, हर एक चीज़ आती है। अगर एक चीज़ घातक है तो उसे रोक दीजिए, एक नियंत्रण लाइए उस पर। और जैसे मैंने पहले कहा, प्लास्टिक खराब नहीं है, लेकिन उसका दुरुपयोग, सिंगल यूज प्लास्टिक जो है, जो स्ट्रॉज बन गए हैं, प्लेट्स बन गई हैं, थर्मोकोल, अगर देखिए किसी शादी में भी हजारों प्लेटें आ गई हैं, वो सबसे घातक हैं, थर्मोकोल। और 70 साल हो गए हैं प्लास्टिक को इस पृथ्वी पर आए, और आज भी 90% वो प्लास्टिक पृथ्वी पर ही है। 1000 साल लग जाते हैं इसको सम्मिलित होने में पृथ्वी में, या उसका डस्ट बन जाने में। पर वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लास्टिक टूट कर अब नैनो प्लास्टिक और प्लास्टिक पार्टिकल्स बन गए, जिसे आप देख नहीं सकते। अगर कल ही मैंने देख रहा था कि एक रिपोर्ट आई है कि जो डिप चाय पीते हैं आप, पहले वो कागज से बनते थे डिप्स, बैग्स, अब वो प्लास्टिक और पॉलीमर से बनते हैं।
और हर चाय के कप में करीबन 10-12 करोड़ कण अंश हैं जो आपके बदन में प्रवेश करते हैं। और जो हम भोजन करते हैं वो खून वगैरह सब बनता है ना, तो एक कण भी हमारे दिमाग तक पहुंच गए हैं, फेफड़ों में पहुंच गए, आंखों तक पहुंच गए। एक शिशु में, जैसे मैंने कहा, जिसका जन्म भी नहीं हुआ, उसके दिल और दिमाग में भी पहुंच गए। तो अनजाने में एक माँ जब एक दूध पिलाती है अपने बच्चे को, वो प्लास्टिक पिला रही, इसके बारे कौन सोचेगा? बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है कि ये घातक हैं, कैंसर भी होता है, इससे लोगों को बचाया जाए। वेरी इंपॉर्टेंट। जी, अनुराग हमारे साथ चर्चा में है। अनुराग जी, मैं चाहता हूं कि यहाँ दर्शकों को और सर को हमारी मुहिम के बारे में भी आप बताएं, और सवाल सर के साथ कोई एक जरूर लाएं। मेरा सर से पहला सवाल यही था कि सर, जैसे कि आपने पूरी दुनिया में वन्य जीवों के लिए काम किया है, प्लास्टिक की अब से बात कर रहे हैं, तो ऐसा कहा जा रहा है, कई रिपोर्ट्स इस बात का हवाला दे रही हैं कि जो वन्य जीव हैं, जो समुद्र के अंदर है, जलीय जीव, उनके अंदर प्लास्टिक आती जा रही है, बढ़ती जा रही है। दुनिया भर में जो कई प्रजातियां हैं वन्य जीवों की, वो लगातार विलुप्त होती जा रही हैं। तो इसको लेकर क्या है आपकी, क्या टेक है, आप क्या मानते हैं कि क्या कर सकते हैं? हर साल मालूम पड़ता है कि हर दिन सुन के आता है कि ये प्रजाति गुम हो गई, या ये बिल्कुल डेंजर में है, पक्षियों में, चिड़ियों में लगातार गायब होती जा रही है। देखिए, जिस प्रकार से हम दोहन करते हैं, चाहे पानी हो, चाहे हमारे रिसोर्सेस हों, समुद्र से जो निकलते हैं मछलियाँ वगैरह, वो भी क्या प्रॉफिट के लिए, कि हमको 10 पैसे ज़्यादा मिल जाएं। तो वो एक नियंत्रण जो है वो हमने तोड़ दिया है, और अब वो उस वायबल लेवल से पीछे हट गई हैं। बाघ को भी देखिए, अगर वो एक तादाद के नीचे चले जाएंगे तो उनका लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और वो विलोपन की कगार पर हैं इस वक्त। तो ये बहुत ज़रूरी है सोचना हम सबको कि उतना ही लें, उतना ही परसें अपने थाल में जितना आप खा सकते हैं। ढा के रख के, होर्डिंग करके, ये कहाँ ले जाएंगे आप इसको? कहने को तो हम बहुत चीज़ें फिलॉसफी मारते हैं कि भाई कुछ नहीं जाएगा, सब यहाँ रह जाएगा, ये तो वही कहने की बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या वो वास्तव में वो समझ सकते हैं आप वो क्या बात है? जैसे गुरु नानक जी ने कहा कि एक सुई भी नहीं ले जा सकते, तो नहीं, वो ढेर से जमा लिया, 10 आदमी भूखे पड़े हैं, आपने महल बना लिया सोने का, तो क्या सोने को खाएंगे आप? और जब अंत समय आएगा, क्या उसको आप जेब में ले जाएंगे? तो ये समझना, ये सोच, ये ज्ञान बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो पुस्तकें हैं, वेद हैं, पढ़िए, उसके बाद ज्ञान हैं, ज्ञानी थे इतने बड़े बड़े, वो क्यों हम भूल गए हैं? क्यों वो एक कपड़ा ही लेके घूमते हैं? क्योंकि और चीज़, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो अपने आप को सोने से लाद लें तो क्या वो एक अच्छा मनुष्य बन जाता है? नहीं, मनुष्य अपनी सोच से अच्छा बनता है, और वही ले जाता है अपनी करनी, अपना प्यार। और सबसे बहुमूल्य चीज़ है इस पृथ्वी पर, जिस तरह पानी है सबको जीवन देती है, उसी तरह स्नेह जो है आपस में एक दूसरे से, वो बहुत ज़रूरी है। 500-600 साल हो रहे हैं, गुरु नानक देव जी ने यही कहा था कि अगर हमको एकाग्र मानुष की जात जो है, अगर एक भाईचारा बनाकर रहे, एक दूसरे से विरोध न करे, लड़े ना, तभी संभव है ये पृथ्वी पनपेगी। वो हम भूल गए हैं अपने स्वार्थ में, अपनी तेजी में कि भाई मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। तो ये इससे उठना पड़ेगा, उभरना पड़ेगा, एंड इसके लिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है। इतनी तेजी से आप कहाँ जा रहे हैं? 70, 80, 100 साल के बाद आप कहाँ जाएंगे? ये सोचना बहुत, अभी समय आ गया है कुछ फिलोसफाइज करने, फिलोसफी के लिए समय आ गया है इस वक्त कि आप सोचें भविष्य में क्या होगा 10 साल बाद, 20 साल बाद। और ये आपका घर है, पृथ्वी आपकी घर है। हमारे देश की से कोई देश नहीं तुलना कर सकता। जल को हम इतना पवित्र मानते हैं, नदियों को माताएं मानते हैं, देवियां मानते हैं, कोई इतना आदर नहीं करता। तो क्यों हमारी नदियां इतनी गंदी हैं? हकीकत तो यही है, प्रदूषण से भरी हुई हैं, हजारों किस्म के उसमें विषाणु, कीटाणु और बीमारियां हैं। कुछ भी हुआ है फेंक दिया, क्योंकि हमारे घर में अगर नहीं है, कहीं भी जाए। हिंदुस्तान में हम सब हर रोज नहाते हैं, और वेस्टर्न वर्ल्ड में जहाँ मैं पढ़ा लिखा था,
वहाँ हफ्ते में शायद उस समय एक बार कोई नहाता था, क्योंकि पानी वगैरह एक्सेट्रा लिमिटेशंस भी थी। लेकिन हम लोग पर्सनली बहुत साफ हैं, लेकिन सोशली इतने सफाई नहीं जानते हम। नहीं तो प्रदूषित नहीं होती गंगा माँ, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। गंगा आपकी माता है, तो जैसे आप अपनी माता का आदर करते हैं, उसी तरह इस रिसोर्स का भी आदर करिए, क्योंकि पानी ये सबसे बड़ा वरदान है पृथ्वी को, जीवन का वरदान है, और किसी अन्य अगर देखें प्लेनेट पे नहीं है। सर आपने अभी वेदों की बात की, आपने, मैं थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक हो जाऊं, हम उन किस्सों को सुने, हम हिंदुस्तान के अंदर जो बड़े हुए हैं, हमें सबसे पहले सिखाया जाता है कि भाई ये धरती माता है, हम सूरज को देवता मानते हैं, हम चांद को भी देवता मानते हैं, ग्रह नक्षत्र हर चीज को हमारे साथ जोड़ा गया है, एक माइथोलॉजी से जोड़ा गया है। शायद उसका रीजन यही होगा कि आप इनकी इंपॉर्टेंस समझें। आप जल को देवता माना गया, जल के बिना कोई 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 अनुष्ठान नहीं, कोई कार्य नहीं, जन्म से लेकर और मृत्यु तक सब है। उसके बावजूद जब इतनी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग थी, समझाया, कहाँ चूक रह गई इंसान से? देखिए, जो ज्ञान है ना, असल में विजडम जो है वो स्कूल जाने से ही नहीं होता। वो आदत जो है वो अंदर से निकलना चाहिए, आपके रूह में, आपके हर कण में आदर होना चाहिए। अगर हम कह दें भाई इनका आदर करो, आप आदर कर लिया, तो उसे आदर नहीं होता। वो भावना जो है वो अंदर से निकलनी चाहिए। और ये प्रथा जो है, ये हमारे माता पिता और बुजुर्गों से हम सीखते आए हैं जन्म से। तो हम मशीन नहीं हैं, मनुष्य हैं, सोचते हैं, दर्द होता है। तो ये जान के चलना है कि अगर ये पृथ्वी एकमात्र हमारा घर है, तो अगर आप ब्रॉडली देखें, अपना घर ही मत देखें, सीमित ना रहें, पूरा देश भी देख लें, तो हर एक चीज़, जैसे अंग्रेज, अगर आप कहीं हैं, अंग्रेज़ों को लोग समझते हैं कि इनकी सभ्यता नई है, इतनी पुरानी नहीं जितनी हमारी है। लेकिन अगर आप कूड़ा करकट वहाँ जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा सड़कों पर। अगर आप कुछ फेंक भी दें तो कोई वहाँ का नागरिक उठाकर कूड़े के दान में डाल देगा। तो ये बेसिक एजुकेशन जो है, नागरिक बनना बहुत ज़रूरी है। वी हैव टू लर्न टू बी सिटीजन्स, तभी जाकर आप अपना, जिस तरह आप अपने घर को संवार के रखते हैं, अपने देश को, अपने शहर को, अपनी कंट्री को संभाल कर रखें, तो वो बहुत ज़रूरी है। हम सिटीजन्स हैं, इसको संभाल के आगे ले जाना, उस पर गर्व करना हम पर निर्भर करता है। तो ये जो, अब देखिए, हमें अगर हिस्ट्री पढ़ाई जाती है तो अंग्रेज़ों की पढ़ाई जाती है, या वहाँ क्या हुआ, साइंटिस्ट हैं तो वो अंग्रेज साइंटिस्ट हैं। तो हमारे कहाँ गए, ब्रह्म भट्ट साहब कहाँ गए, हमारे इतने बड़े साइंटिस्ट जो प्लास्टिक सर्जरी करते थे, जिनको ये भी ज्ञान था कि सूर्य ग्रह कितने हैं। नासा वगैरह ने तो 9वां ग्रह अभी कुछ वर्ष हुआ पहले डिक्लेयर किया था। तो किसी के घर में भी अगर कुंडली बनती है तो 9 ग्रह की बात तो होती है ना। तो वो ज्ञान कहाँ से आया? क्यों नालंदा और तक्षशिला को आग लगा दी गई, 3 महीने तक आग जलती रही? वो ज्ञान के भंडार थे पृथ्वी के लिए। जो जहाज़ें हैं चलती हैं, अगर आप देखिए, अंग्रेज लोग, वेस्टर्न वर्ल्ड तो यहाँ पे उसको 15वीं सेंचुरी में ले गए, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे बड़े बड़े जहाज थे, नौकाएं थी, सिल्क इंडस्ट्री थी, जो तोड़ दी गई। अब हम तोड़ दी गई, पर हम अब आज़ाद हो गए हैं, तो क्यों नहीं एक बार फिर से अपना अस्तित्व जो हमारा था उसे लौटाएं, अपने बारे समझें, गर्व करें कि हम हिंदुस्तानी हैं। और विडंबना की बात यह है कि गांधी जी के लिए हम जानते हैं 70-80 जो था 1970-80, उसमें इतनी भावनाएं नहीं थी जो प्रकट हो गई यकायक पूरे विश्व में। जब रिचर्ड एटनबरो ने एक फिल्म बनाई गांधी, तब हमें गर्व हुआ, अरे गांधी जी तो कोट होने लगे। तो हमारी ही विरासत, हमारे ही लोग, हम उनके बारे नहीं जानते। तो बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा जब दी जाए तो हमारी विरासत क्या, हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारे साइंटिस्ट क्या था, क्या उनकी देन थी। ग्रैहम बेल साहब ने टेलीफोन बना लिया, पूरे विश्व में उनका विख्यात हो गया, ग्रैहम बेल ये बोला। लेकिन जो जगदीश चंद्र बोस थे, जिन्होंने डिस्कवर किया मैग्नेटिक वेव्स, उनके बारे लाइब्रेरी में पढ़िए, ढूंढिए, आपको नहीं मिलेगा।
तो ये जो वैज्ञानिक से, ये जिन्होंने पृथ्वी का नक्शा बदल दिया हरदम के लिए, नासा अपने आप बटन दबाता है, लेकिन ट्रिब्यूट गोस टू जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने डिस्कवर किया रेडियो वेव्स। उनके बारे में क्यों नहीं बात होती? हमारा देश खुद ही क्यों नहीं करता? हमारे लीडर क्यों नहीं करते? ये सोचनीय एक समस्या है। और अगर हम वाकई कुछ करना चाहते हैं तो वो रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं, उनका रहना बहुत ज़रूरी है। अपने आप में कुछ पैदा होकर ज्ञानी नहीं बनता। तो इसलिए जो हमारी हिस्ट्री है, हमारे जो ज्ञान है, रिसर्चेस हैं, वो आज भी हमको मजबूत कर सकती हैं। तो ये समझना कि भाई वो तो हिस्ट्री होगी, हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ अ गाइडिंग फैक्टर टू योर लाइफ। आपके पिता माता जो आपको ज्ञान देंगे, उसी पर आप चलेंगे। वही आप कभी कभी मुसीबत में जो होंगे उसके बारे में सोचेंगे, कि अगर पिताजी होते तो क्या करते हैं। तो सिमिलरली साइंटिस्ट की जो ज्ञान है, जो उनकी भंडार है ज्ञान के, वाई आर दे नॉट अवेलेबल? तो एक सेंटर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए जहाँ की कोई भी भारत का नागरिक चला जाए, जगदीश चंद्र बोस हो, ब्रह्म भट्ट हो, या कोई भी स्कॉलर हो, जगदीश चंद्र बोस हो, उनकी रिसर्च, उनके बारे ज्ञान। अभी भी भारत में ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। अगर हम ज्ञानी होते तो ये प्रदूषित चीज़ जो प्लास्टिक है, इसको इतना बढ़ना नहीं देते, रोक देते कि नहीं, हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। आप अगर नागरिक अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बेचने वाला बेचेगा कैसे? बेचने वाले जो बिजनेसमैन हैं, 8, 10, 20 होंगे, उनके कारण पूरा विश्व आज एक संकट में आ गया है। शुगर सबसे खतरनाक चीज है इस पृथ्वी पर। कितने एड्स आपने देखा? शुगर नियंत्रण रखिए, आपको डायबिटीज हो सकती है, आपके बदन को प्रदूषित कर सकता है। पहले आप सबको बीमार कीजिए, फिर आप उनको दवाई दीजिए। तो इट्स ऑल अबाउट मनी गेम। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि धन और पैसा ही सब कुछ नहीं है। सबसे बहुमूल्य चीज है आपका शरीर। इसको देखिए, और इसको जन्म दिया है, आकार दिया आपकी माता ने, इसलिए गंगा को भी माता कहते हैं। आपके घर में जो माता है उसको भी माता कहते हैं। उनसे बड़ी कोई चीज नहीं है। तो ये धरती जो है, अर्थ डे तो हर रोज होनी चाहिए। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं, शायद उनसे हम पूछना चाहते हैं, कितने बार आपकी माँ ने आपको जन्म तो दिया है, कितनी बार एक दिन में आप अपनी माँ के साथ बैठकर 5 मिनट कर आंख में आंख मिलाकर, माँ तुम कैसे हो, क्या खाया तुमने, दिल से, मुंह से नहीं। ये बहुत जरूरी है। भगवान तो आपके घर में ही है, लेकिन आप ढूंढते हैं मंदिरों में। वाह, क्या बात। अनुराग जी, इससे पहले कि इस चर्चा को हम समापन की ओर ले जाएं, आप और कुछ सर से पूछना चाहें? सर, ऐसे आपने मछलियों को लेकर काम किया, वेल मछली को लेकर, तो हम ये अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं, जानना भी चाहते हैं आपके मार्फत कि वो पूरा एक घटनाक्रम कैसे हुआ, उसका आपने उसके बारे में काम करना शुरू कैसे किया, वो उस पूरी प्रक्रिया में क्या क्या आपको मुश्किलें आई, और क्या मानव जनित जो दिक्कतें थी जिसकी वजह से वो वेल मछली मुश्किल में थी, और आपने उस मुश्किल को दूर करने के लिए किस किस तरह से काम किया। वो एक एग्जाम्पल होगा हमारे लिए, एक सीख भी होगी, सबके लिए एक सबक की तरह होगा कि हम कैसे अपने आने वाली जो वन्य जीव हैं या कोई चीज़ें गायब हो रही हैं उनको कैसे बचाएं। सर देखिए, मैं तो ये समझता हूँ, जैसे मैंने कहा, पृथ्वी आज संकट में है और हर नागरिक कुछ न कुछ कर सकता है एक बदलाव लाने के लिए, पृथ्वी का संतुलन लौटाने में सहयोग दे सकता है। और ये ना समझे कि मैं तो एक ही हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन चिंगारी एक ही चाहिए एक आग लगाने के लिए। जैसे आपने कहा वेल शार्क के बारे, मैं छोटा सा था, 9 साल का, मेरा जन्म अफ्रीका में हुआ था, ईस्ट अफ्रीका में, और हमारे पिताजी और माताजी हमें लेके वापस आ रहे थे अपना घर दिखाने के लिए, जो मैंने कभी नहीं देखा था। और उस वक्त मैं और मेरे भाई और मेरी बहन जहाज़ पर थे। 6-7 दिन लगते थे वहाँ अफ्रीका से हिंदुस्तान आने के लिए। तो हमने वेल शार्क्स देखी 6-7 दिन तक, और फिर उसके बाद भूल गए। और उसके बाद जब मैं लौट के आया और मैं वाइल्ड लाइफ वगैरह में काम करना शुरू किया, मैं बॉलीवुड में भी थोड़ा काम किया, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, तो रुचि नहीं लगी। ये तो नाच गाना, तो थोड़ा मैं कुछ मीनिंगफुल करना चाह रहा, जिससे कुछ बदलाव आ सके। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से मैं हट गया, तो वेल शार्क के ऊपर फिल्म बनाने निकल पड़ा। तो हमारे देश में
और हमारे दोस्त डिस्कवरी जियोग्राफिक साइंटिस्ट सब ने कहा हिंदुस्तान में तो नहीं होती वेल। तो क्या मैंने तो देखी थी जब मैं छोटा था। तो उन्होंने कहा नहीं आपने डॉल्फिन देखी होगी। तो 2 साल तक मैं जूझता रहा कि मैंने वेल पे फिल्म बनानी है, और लोगों को लगा कि भाई हंसी मजाक बन गया कि माइक पांडे वेल्स पे फिल्म बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान में, अंग्रेज भी। तो मैंने जो देखा था 9 साल की उम्र में वो मैं भूला नहीं था। तो 2 साल लग गए मुझको खावड़ा से लेके गुजरात जो पाकिस्तान से मिलता है, पूरे शोर लाइन बे ऑफ बंगाल सुंदरबन तक मैंने चक्कर लगाए, वेल शार्क वेल 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 पूछते हुए। लेकिन एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, मैं तो जो मुझे सिखाया गया था वेल। अंत में जब गुजरात में मैंने पूछा किसी से, रात को मैं बैठा हुआ था, 1-2 महीने से वहाँ था मैं उस कोस्ट लाइन पर, मछुआरा आया तो मैंने पूछा भाई क्या हाल है, मछली वगैरह मिली? तो उसने, वो जानता था मैं वहाँ वेल के लिए हूँ, सर वेल नहीं मिली। सर नहीं। मैंने सोचा और मैं गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे बड़ी मछली कौन सी पकड़ी तुमने? तुम क्या जानो कि वेल क्या होती है? तो उसने कहा बेरल। मैं कहा बेरल कितनी बड़ी है? तो उसने बोला 1000 किलो। मैं कहा 1000 किलो की मछली तो मैंने कोई देखी नहीं। इसे 10,000 किलो। तो मैंने कहा अच्छा, मेरे को दिखाई नहीं। सर वो कचड़ा मछली है, उसमें इतना तेल होता है, उसको खाते नहीं, उसका लिवर निकाल कर हम तेल निकालते हैं, बाकी सब 40 टन हम बाहर फेंक देते हैं और मछली खा जाती है। क्योंकि हमारे देश में तेल वाली मछली नहीं खाता कोई भी। मैं कहा दिखाओगे? बोला हाँ बिल्कुल, सुबह आइए, एक पकड़ी हुई है, सुबह 4 बजे तक पहुंच जाएगी। तो उस दिन रात को मैं सोया नहीं, चला गया, मैं वहीं पे बैठा। जब देखा तो वो खींच के ला रहे थे वेल शार्क। तो मैंने बोला उसको वेल शार्क, और मैं बैठा हूँ यहाँ से 2 महीने से। ना रे ना, बेरल है। तो उसी चीज को कई डिफरेंट शब्द में बनाया जाता है। खैर मैंने वो फिल्म बनाई और दिखाया कि किस प्रकार एक इतनी विशालकाय जीव को मार दिया जाता है सिर्फ उसके जिगरे को निकाल कर, तेल निकाल कर 30 रुपए लीटर में बेचने के लिए, और उससे बूट पॉलिश बनता है। तो क्या कुदरत ने इतना विशालकाय जीव पैदा किया कि आप उसको मार कर उसके लिवर्स में से तेल निकालें और कुछ पैसे बना लें। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमको जीवित रखने में। यही है मैं कह रहा हूं, ज्ञान जो है, साइंस बहुत जरूरी है, साइंस की जरूरत है हमारे देश में। ये प्लैंकटन खाते हैं, काई खाते हैं, और 2-2.5 टन काई खा जाते हैं दिन में। और काई जो है उसमें ये एबिलिटी है कि पूरे एटमॉस्फेयर में से वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जब उसमें सीमित हो जाती है तो वेल शार्क खा जाती है। तो काई 24 घंटे में फिर से प्रोड्यूस हो जाती है। तो एक चक्र है ये पृथ्वी की वायु को साफ रखने के लिए। और काई जब कार्बन डाइऑक्साइड खींचती है तो ऑक्सीजन रिलीज करती है। 60-70% ऑक्सीजन जो आता है वो समुद्र से आता है आपको। तो ऑक्सीजन तो सबको चाहिए ना जीवित रहने के लिए। बिल्कुल। तो ये कौन सिखाएगा हमारे बच्चों को? ये तमाशा नहीं है। हर एक जीव इस पृथ्वी पर जो बना है वो कोई ना कोई मकसद निभाता है, कोई ना कोई उसका मकसद है। चाहे वो कीट हो, कीड़ा हो, चींटी हो, चूहा भी हो, सांप हो, नहीं, बट हमारे पास वक्त नहीं है सोचने का। तो हमने वो फिल्म बनाई, रिलीज की, तो भारत में इस पर कानून बन गया, लेजिस्लेशन हुआ, और पहली बार इस डिस्कवरी हुई वेल शार्क की भारत में हमारी फिल्म के द्वारा। और जब हम इसको वापस ले गए पूरे विश्व में साइटिस में, पहले तो हमें 184 देश थे। जब हमने वेल शार्क के ऊपर रोक मांगी कि भाई वेल शार्क मारी नहीं जानी चाहिए क्योंकि पृथ्वी की विरासत है, हेरिटेज ऑफ द अर्थ, तो लोगों ने हंसना शुरू किया। भाई हिंदुस्तान में ज्ञान ही नहीं था, पूरे विश्व में ज्ञान नहीं था, भारत की तरफ कोई देखता ही नहीं था। तो सब हंसने लगे। तो मेरे को 3 वोट मिले हमको 184 देशों में।
लेकिन हमने कहा हम कुछ एक फिल्म दिखाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए समय नहीं था। तो ब्रेकफास्ट टाइम में हमने कुछ अरेंज किया, तो कुछ बच्चियाँ थी जो हमें लुक आफ्टर करती थी, स्टूडेंट्स, तो उन्होंने जाके सबको दिखाया 3 दिन। और जब साइटिस सेंटियागो चिली में बंद हो रहा था, तो हमने कहा कि चेयरमैन साहब ने पूछा कि कोई अनफिनिश्ड बिजनेस, तो हमने हाथ खड़ा कर दिया, दोनों हाथ, कि सर आप तो हार गए थे। हमने कहा हम हारे नहीं थे, हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई, क्योंकि हमारे देश के बारे में ज्ञान बहुत कम है लोगों को। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। और आप एक ग्लोबल यूनाइटेड एजेंसी हो, तो मैं फिर से वोट चाहता हूँ। उस समय तक तो सबने देख ली थी फिल्म, तो हमें करीबन 165 वोट मिली। क्या बात। और चेयरमैन साहब खड़े हो गए, बोले कि 3 दिन पहले 3 वोट नहीं मिली, मैंने गुजारिश की तो 5 हो गई, तो ये 3 दिन में हुआ क्या? तो वहाँ उन्होंने कहा कि हमने ऐसे चित्र देखे जिसने हमारी आंखें खोल दी, और वाकई हम सोए हुए हैं। और अगर आज इस पर पूरे विश्व में पाबंदी ना लग जाए, तो ये जीव लुप्त हो जाएगा हरदम के लिए, लौटेगा नहीं। क्या? तो शोर्स ऑफ साइलेंस व्हेल शार्क्स इन इंडिया ने एक बहुत ही कारगर इस पृथ्वी पर किया, सारे पृथ्वी के लोगों के लिए। अब आप देखिए जिस तरह अंधाधुंध फॉसिल फ्यूल जल रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा जो वायुमंडल में 21% होना चाहिए, कहीं कहीं वो 18% हो गई है। इससे बॉडी में एनर्जी, ऊर्जा थोड़ी कम, आदमी थोड़े लेजी हो जाते हैं, नींद जल्दी आ जाती है, ऐसी एक चीज़ें हो रही हैं। तो हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो इन चीज़ों का विकल्प ढूंढते हैं, इनके बारे में सोचते हैं, लेकिन जो हमारे लीडर्स हैं उनको इस चीज़ को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। एक संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, अगर हम वाकई में एक भविष्य चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए। बिल्कुल। तो ये ज्ञान जो है वेरी क्रूशल। फिल्म ज़रूर देखिए, लेकिन फिल्म में ज्ञान भी होना चाहिए ना, क्योंकि यही एक मीडियम है जो आप लोग कर रहे हैं, जो लोगों तक समाचार या ज्ञान पहुंचा सकें। और ये एक टूल है, जैसे पब्लिक ब्रॉडकास्टर है हमारे देश में, दूरदर्शन है। हमारी फिल्में जो अर्थ मैटर्स बनती हैं वो करीबन 80 करोड़ लोगों तक पहुंचती हैं, और हमें 4-5 हज़ार पत्र भी आ जाते हैं हर हफ्ते में। तो ऐसी चीज़ अभी भी ज़रूरत है। ये नहीं कि हम सब कुछ सीख गए, अभी भी सीखने को बहुत चीज़ें हैं, अभी तो शुरुआत हो रही है। और इस समय जो पृथ्वी संकट में है, इसको संकट की कागार से लौटाना, इसका अस्तित्व लौटाना, अन्य प्रजातियों के बारे भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं रही तो हमारा जीवन असंभव है। हम निर्भर करते हैं, हमारा जीवन निर्भर करता है अन्य प्रजातियों पर। तो एक संतुलित भविष्य, एक संतुलित पृथ्वी बहुत ज़रूरी है। मिलकर रहना, चाहे अन्य लोगों के साथ या जीवों के साथ या पर्यावरण के साथ, क्योंकि पर्यावरण हम सबको चाहिए और ये पृथ्वी की देन है। तो यही हम कहना चाहते हैं कि समय आ गया जागने का, और नहीं तो विलोपन की तैयारी कर सकती है, मानवता भी विलुप्त हो सकती है। मौका अर्थ डे का है, लेकिन जिस तरीके सर से बातें हुई, जिस तरह से एक इमोशनल चीज़ थी, कई बार ये सवाल उठता है ना कि आप और हम क्या कर सकते हैं। हाँ, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, मूवमेंट चला रहे हैं, सर जैसे लोग अपना काम कर रहे हैं। जब आपका बच्चा, आप कुछ कार में चलते हुए कोई पॉलीथिन बाहर फेंक दें या कूड़ा करकट बाहर फेंक दें और आपका बच्चा टोके आपको, तो उसे डांटिएगा नहीं, क्योंकि हो सकता है आपका बच्चा कल पूरी दुनिया के लिए ऐसा काम करे जो माइक पांडे जी ने किया, जो शार्क की एक फिल्म ने पूरी दुनिया की एक तस्वीर बदल दी, लोगों को ये बताया। वो बच्चा हो सकता है कि वो भी कल को प्रकृति के लिए, इस दुनिया के लिए ऐसा काम करे, इसलिए उसे टोकना बंद कीजिए। ये आपका इस सोसाइटी को, इस समाज के लिए आपका बड़ा योगदान होगा। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर कि आज ये बातें, अनुराग जी, हम यहाँ आए और इस मौके पर ये बात हुई, दिल को छू लेने वाली बात हुई। जैसा सर ने कहा कि माँ के साथ कुछ वक्त दीजिए, बिताइए, और इस प्रकृति को माँ मानकर कुछ अच्छा ना कर पाए तो बुरा तो मत कीजिए, कम से कम बराए मेहरबानी। ये आपके, मेरे लिए, हम सब के लिए जो देख रहे हैं। और आज का ये इंटरव्यू जब आप तक पहुंचे तो अपने बच्चों को जरूर दिखाएं, क्योंकि इस प्रकृति को, इस वातावरण को बचाना आपकी और हमारी उतनी जिम्मेदारी है जितना हम सरकारों के लिए सोचते हैं। आप सभी जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।